उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विदेश यात्रा पर हैं और अब वो अमेरिका पहुंचेंगे, जहां उनकी मुलाकात होगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जब राष्ट्रपति बनने हैं, तब उनमें अमेरिका उनसे मुलाकात करने वाले व्हाइट हाउस में जब मोदी की मुलाकात होगी तो वो चौथे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। इस मुलाकात को लेकर तमाम उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। उम्मीदें ये जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी तो जिस तरह से वहाँ के प्रवासियों को जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे हुए थे, उनको जिस तरह से भारत वापस भेजा गया है, शायद दोबारा उस तरह की वापसी ना होने पाए। इसको लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं और विपक्ष की तरफ से ये कहा भी जा रहा है प्रधानमंत्री के लिए कि इस बात को वो सुनिश्चित करें, क्योंकि जिस तरह से 104 भारतीयों को यहाँ पर वापस भेजा गया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे और बेहद अमानवीय तरीके से उनको यहाँ पर पहुँचाया गया। उसको लेकर सरकार की जो विदेश नीति है और सरकार की कार्यशैली है, उस पर भी सवाल उठे कि आखिर इस तरह से वापस भेजने पर क्यों आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है। इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बार फिर जिस तरह से घेरा है, चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा है कि वो चुनाव के बाद ईवीएम के डेटा में छेड़छाड़ न करे, वहां पर कोई इंफॉर्मेशन ना तो डिलीट की जाए और ना अपलोड की जाए। क्यों कहा है, इस तरह की फटकार क्यों लगाई है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग न सिर्फ विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी अब उसके खिलाफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से, तमाम आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर, और चुनाव आयोग जिस तरह से उन आरोपों की अनदेखी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी आज के इस कार्यक्रम में। जो तमाम ताज़ा तरीन खबरें हैं, ब्रेकिंग खबरें हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से गए हैं, और उस पर हम अभी सुनवाते हैं, कांग्रेस के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी है कि वो इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें कि आखिर भारतीयों की वापसी जिस तरह से की जा रही है, भले ही वो अवैध तरीके से गए हैं, लेकिन कम से कम उनको वापस भेजने के लिए मानवीय तरीका अपनाना चाहिए, ह्यूमैनिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ही अमानवीय तरीके से पहली खेप जो आई है प्रवासी भारतीयों की जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनको जिस तरह से भेजा गया, उसको देखकर पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है और देश भर में उसकी आलोचना हो रही है। तो इस मुद्दे पर आपको जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, कई और नेताओं के बयान उस पर आए हैं, तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो वार्ता होगी, उसमें ये मुद्दा भी प्रमुखता से रहेगा? प्रधानमंत्री इस पर चर्चा करेंगे, या फिर आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री इस पर कोई चर्चा करेंगे समीर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो चर्चा के बिंदु हैं वो पहले से लगभग तय हैं, और जो अब तक बातें सामने आएंगी उसमें ये बिंदु शामिल नहीं बताया गया है कि प्रधानमंत्री इस पर भी कोई चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में वक्तव्य दिया, उससे साफ है कि ये भारत सरकार की रजामंदी से इस तरीके से लोग आए हैं। चूँकि इससे पहले एस जयशंकर वहाँ थे, और ये जो खबरें आई थी वो ये थी कि साहब 18,000 लोगों को भारत ने स्वीकार कर लिया है जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वहाँ से भारत वापस लेगा। ये खबर इस तरीके की आई थी जी। और जिस तरीके से एस जयशंकर ने सदन में वक्तव्य दिया कि इस तरीके से भेजे जाते रहे, पहले भी भेजे जाते रहे, फिर उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों इत्यादि का हवाला दिया, उससे साफ है कि भारत जो है इस पर कोई बातचीत नहीं करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। हालांकि आज ही वेनेजुएला के भी जो प्रवासी हैं उनके भी चित्र आए हैं, और वो दूसरी तरीके के चित्र हैं, ससम्मान उनको उनकी सरकार ले आ रही, जबकि वेनेजुएला लेकिन अमेरिका का एक बहुत छोटा सा देश है, लगातार अमेरिका के निशाने पर भी रहता है। बिल्कुल। और अमेरिका वहाँ अस्थिरता पैदा करता भी रहता है, और इसे कहा जाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देते हुए वेनेजुएला ने अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की है जी। तो मतलब वेनेजुएला जैसा छोटा सा देश जो कि 90 मील के अंदर है अमेरिका से, और जहाँ से अमेरिका की मिसाइल्स उस पर मार भी
कर सकती हैं, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाकर अपने निवासियों की ससम्मान वापसी कर रहा है। लेकिन भारत जैसा ताकतवर देश, जिसका प्रधानमंत्री की 56 इंच की छाती है, जो घर में घुसकर मारता है, वो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से इस मसले पर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दूसरी तरफ समीर जी, एक जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और जो स्पुतनिक अखबार एजेंसी है रूस की, उसने भी जारी किया है कि कल इमैनुअल मैक्रो जो है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरेआम अपमान किया। ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहां व्यक्तिगत हैसियत से नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से थे। तो भारत के प्रधानमंत्री का ये अपमान अगर नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है तो भी ये चिंता का विषय है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए आत्मचिंतन का विषय है। लेकिन अगर मैक्रो ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया है तो भारत को इस पर सख्त आपत्ति जतानी चाहिए, जो कि अभी तक भारत की तरफ से नहीं जताई गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं अमेरिका, अब उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है वो तगड़ा जो है अपने वक्तव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब जाए वो कहते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं, और अगर ट्रंप वाकई नरेंद्र मोदी की बात सुनते हैं तो फिर जाकर नरेंद्र मोदी कहें उनसे कि इस तरीके से भारतीयों का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, उनको सम्मान के साथ भेजा जाना चाहिए। वो भले ही अवैध तरीके से वहां गए हैं, और अवैध तरीके से जाने के लिए भी सरकारें भी जिम्मेदार हैं, राज्यों की सरकारें हैं और केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। लेकिन अगर वो वहां पहुंचे हैं तो उस तरह से उनकी वापसी ना की जाए, और अगर अमेरिका कर रहा है तो भारत को अपने साधन भेजकर वहां से उनको वापस लिया जाए, और आगे से ऐसा ना हो, चूंकि करीब 18,000 भारतीय या उससे भी ज्यादा ऐसे भारतीय हैं जो कि वहां अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिनकी शिनाख्त हुई है, उनको यहां पर डिपोर्ट करने की बात हो रही है। तो अभी तो 104 लोगों को ही डिपोर्ट किया गया है। आगे से ऐसा ना हो पाए, इस बात को सुनिश्चित करें प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान। सुनते हैं क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अर्जुन खड़गे वो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत आपके अगर निजी रिश्ते भी हैं, और निजी रिश्ते अहमियत नहीं रखते हैं विदेश नीतियों में, लेकिन अगर आप दावा करते हैं तो आखिर भारतीयों की वापसी इस तरह से इतने अमानवीय तरीके से कैसे हो रही है, इसको सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि तमाम छोटे छोटे देश हैं, जिसकी चर्चा अभी अमलेदु जी कर रहे थे, कि तमाम छोटे छोटे देशों ने भी अपने नागरिकों को वहां से बुलाने के लिए अपने व्यवस्था की, अपने जहाज भेजे और उनको सम्मान से बुलाया गया, क्योंकि वो उस देश के नागरिक थे। भारत के नागरिकों को, यहाँ के रहने वालों को अपना ही देश एक नागरिक की हैसियत से नहीं बुला पा रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है, ये बहुत गंभीर बात है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। तो अब आज जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी, तो क्या इस बात के लिए, इस चीज के लिए ये दबाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप पर या नहीं बनाएंगे? लेकिन उम्मीद की जा रही है कि उनको बनाना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से कह रहे हैं, राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह की जो मांग है, इस तरह की उम्मीद दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से भी की जा रही है, बहुत मायने रखती है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये मुलाकात। और उसमें भी सबसे ज्यादा मायने ये बात रखती है कि क्या दोबारा जब दूसरी खेप आएगी प्रवासी भारतीयों की जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे, उनकी वापसी अब क्या सम्मानजनक तरीके से होगी या नहीं होगी? अमलेदु जी। हाँ समीर जी, प्रश्न तो उठ रहे हैं जी। अब नरेंद्र मोदी जब जा ही रहे हैं, मिलेंगे अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से, तो माय डियर फ्रेंड से उनको बात करनी चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह भी रहे हैं कि भाई माय डियर फ्रेंड अगर वो कहते हैं, तो जब माय डियर फ्रेंड वो कहते हैं तो फिर माय डियर फ्रेंड से उनको बातचीत करनी चाहिए, और ये उनसे कहना चाहिए कि भाई हमारे लोगों को हथकड़ियों बेड़ियों में डालकर क्यों भेजा जा रहा है, और उनको कहना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि हमारे लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उनको कहना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से कि हमारे नागरिकों को साधारण प्लेन से भेजने की बजाय कार्गो प्लेन से क्यों भेजा गया। जी। ये सवाल जो है नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से उठाने चाहिए। लेकिन इससे पहले ही एक तोहफा जो है नरेंद्र मोदी को मिल चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि वहाँ जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून था उसको निरस्त कर दिया गया है, और कहा यह जा रहा है कि अडानी के खिलाफ जांच जो थी वो उसी पे चल रही थी, उसी में अडानी को सजा होनी थी। यानी अपने दोस्त को बचाने का इंतजाम कर लिया नरेंद्र मोदी ने। तो क्या अपने दोस्त को बचाने के इंतजाम के एवज में 7 लाख भारतीयों पर जो तलवार लटक रही है ट्रंप की, उसको स्वीकार कर लिया नरेंद्र मोदी ने। तो अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे, विपक्ष सवाल को उठाएगा भी। कल अखिलेश यादव ने लोकसभा में खड़े होकर समीर जी इनडायरेक्टली बहुत तगड़ा जो है वो प्रहार किया नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि जा रहे हैं तो सोने की जंजीर भी लेते जाएं। पिछली बार तो थे वो
हीरा लेके गए थे। जी बिल्कुल, हीरा लेके गए थे। ये सही बात है कि बहुत महंगे गिफ्ट दिए थे अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन को, डोनाल्ड ट्रंप को भी, जो उनके पिछले कार्यकाल में। और प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते रहे, हालांकि वो सारे राष्ट्रपतियों के साथ और दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपनी निजी मित्रता का दावा करते रहे। अमलेंदु जी, जिस वायरल वीडियो की बात आप अभी कर रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल जो हैं, उनके साथ भी उन्होंने जिस तरह से बनारस आए थे और उनके साथ नौका विहार किया था, तो निजी रिश्तों की दुहाई चीन के राष्ट्रपति के साथ भी करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका जिस तरह से अब भारत के साथ बर्ताव कर रहा है, दूसरे कार्यकाल में ट्रंप जिस तरह से भारत के साथ पेश आ रहे हैं, वो क्या बता रहा है? क्या अमेरिका ने अपनी नीति बदल दी है? ये वही ट्रंप है जिनके चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के बीच नारे लगाए थे, उनकी जीत के लिए नारे लगाए थे। बहुत सारे सवाल उठे थे कि भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर कैसे किसी के लिए नारा लगा सकते हैं, किसी एक वहां पर एक पार्टी के जीत की कामना कर सकते हैं, उसके लिए वहां पर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सारी चीजों को ताक पर रखते हुए, इग्नोर करते हुए वहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत का नारा लगवाया था। लेकिन अब वही डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से भारत के प्रति वो बर्ताव कर रहे हैं, और जो प्रवासी भारतीय वहां पहुंचे हुए हैं, उनको यहां भेजने का काम किया जा रहा है बड़े अमानवीय तरीके से। हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांधी गई है। बिल्कुल जो मध्यकालीन गुलामों और दासों के समय का जो एक दृश्य होता है, वो दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कई तमाम दूसरे देशों के लोग भी अवैध तरीके से पहुंचे थे, वो भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन वहां की सरकारें उनको सम्मानजनक तरीके से खुद ला रही हैं। भारत की सरकार उन्हें सम्मानजनक तरीके से क्यों नहीं ला पा रही है, बड़ा सवाल है। तंज कैसा है अखिलेश यादव ने, सुनते हैं, लेकिन एक बार फिर वही सवाल है। और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि संसद में विदेश मंत्री ये कह चुके हैं कि यही तरीका है भेजने का, यानी वो स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि अमेरिका इतनी अमानवीयता और इतनी बेइज्जती के साथ हमारे नागरिकों को भेज रहा है, तो वो ठीक कर रहा है। किस कीमत पर आप ये स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए समीर जी, जो बराबर में हम लोग के वीडियो चल रहा है, अभी हमने इसको फुल स्क्रीन में भी दिखाया था, यही वीडियो है जो वायरल हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी उठकर भी एक बार हाथ बढ़ाते हैं, दोबारा फिर हाथ बढ़ाते हैं, और इमैनुअल मैक्रो जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ आंख भी नहीं उठाते, और हाथ मिलाना तो दूर की बात है। और फिर वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलते हैं, और लोगों से मिलते हैं, सबसे देखिए हाथ मिला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ बढ़ाकर रह जाते हैं और उनकी तरफ ये नहीं होते। अब ये 26-27 सेकंड की क्लिप है, ये वायरल हो रही है, और स्पुतनिक का दावा ये है कि इमैनुअल मैक्रो ने जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा व्यवहार किया है और सरेआम जो है वो अपमानित किया है। अगर ऐसा नहीं है तो या तो फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से वक्तव्य आना चाहिए कि ऐसा धोखे में हुआ, या वो नहीं देख पाए, जानबूझकर नहीं किया गया। और भारत सरकार को भी इस पर आपत्ति जतानी चाहिए, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान है समीर जी। तो लेकिन अगर इसकी भी कोई परवाह नहीं है, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जाकर ये मसले उठाए जाएंगे? तो हम अखिलेश यादव को भी सुन सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं। और ये जो क्लिप वायरल हो रही है, ये इस पर भारत सरकार ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ऐतराज नहीं जताया है। लेकिन क्या ये ऐतराज जताने वाली चीज नहीं है? क्या ये भारत के सम्मान के खिलाफ नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तक इस पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर भारत सरकार को आपत्ति जतानी चाहिए, विरोध जताना चाहिए। और ये जो क्लिप है बहुत ही हैरान करने वाली है कि आखिर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं। तो और जिस तरह से अमेरिका से भेजा जा रहा है भारतीयों को, उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो भारत की विदेश नीति को लेकर, जिसको लेकर काफी ज्यादा शोर किया जाता है कि डंका बज रहा है, किस तरह का डंका बज रहा है, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी नेता ये सवाल उठ रहे हैं, और अखिलेश यादव सलाह दे रहे हैं। तंज कसा है उन्होंने, लेकिन उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पर कहा है कि आप इस तरह से वहां भारतीयों के साथ जो कुछ किया है अमेरिका ने, उस पर आपत्ति दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज कराते हैं या नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के इस तंज में भी बहुत बड़ा संदेश है। उसका कितना ध्यान रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार, ये देखने वाली बात होगी। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस मुद्दे पर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं
कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। आप कैसे उनको ले आएंगे? यानी जिस तरह से लाया गया है वो भारतीयों के मन में उस बात को लेकर कितनी पीड़ा है। आधे से ज्यादा उसमें गुजरात के लोग थे, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के भी लोग थे। इस बात को लेकर देश के लोगों में बहुत ज्यादा एक नाराजगी है। लेकिन सरकार ने, विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में जिस तरह से उस मुद्दे पर जवाब दिया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यही तरीका होता है, वो अवैध तरीके से वहां गए थे तो उनको यहां भेजने का। लेकिन बात यह है कि अवैध तरीके से गए थे तो यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर जिस व्यवस्था के तहत उनको अवैध तरीके से वहां भेजा गया, क्या उनको भी कोई सजा उसकी मिली है? उन एजेंटों को कोई सजा मिली है? उन एजेंसियों को कोई सजा मिली है जिन्होंने इस तरह से भेजा? और दूसरी बात यह कि अगर अमेरिका इसी तरह से भेज रहा है तो आप दूसरे देशों की तरह यह व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते कि आप अपना विमान भेजकर सम्मान पूर्वक अपने देश के नागरिकों को यहां बुलाएं? तो यह सवाल है। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा दबाव है कि क्या वो अमेरिका से इस मुद्दे पर एक सख्त तरीके से दबाव बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ये दिख जाएगा कि अगली खेप जो आती है वो किस तरह से आ रही है। लेकिन बड़ा दबाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। दबाव उनके ऊपर और भी कई तरह के हैं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो दोस्ती का दावा करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो कई बार के राज्यसभा सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कहा था और अभी भी अपनी बात पर वो कायम है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कई दिनों तक अमेरिका में इसीलिए रुके रहे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इन्विटेशन हासिल कर सके, निमंत्रण हासिल कर सके जाने का। बहुत एक चिंता की बात है, गंभीर बात है कि आखिर ऐसी क्या उनको ज़रूरत है कि वो इनविटेशन लेने के लिए गए हैं, और क्या भारत की स्थिति अब अमेरिका के सामने ऐसी है कि उसको राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है, कोशिशें करनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर चीन है, जिसको भारत समझता है कि वो प्रतिद्वंद्वी है और अमेरिका से उसकी दुश्मनी है। उस चीन के राष्ट्रपति को खुद फोन कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया था, हालांकि वो गए नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। और लेकिन जो बर्ताव कर रहा है अमेरिका देश के नागरिकों के साथ, बहुत हैरान करने वाला है। भारत सरकार उस पर क्यों नहीं दबाव बना पा रही है, ये भी बहुत, इसके पीछे भी तमाम कारण बताए जा रहे हैं। लेकिन नागरिकों का अपमान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल समझिए, नागरिकों का अपमान बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि जब आप माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो आप भारत के हितों को ऊपर रखेंगे, ऐसा समझा जा सकता है। आप अपने मित्र के हितों को किसी ऊपर नहीं रखेंगे, चाहे वो देशी मित्र हो और चाहे विदेशी मित्र डोनाल्ड ट्रंप हो। अगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो नरेंद्र मोदी के लिए भी इंडिया फर्स्ट होना चाहिए। अब इंडिया से वो फर्स्ट नहीं रख सकते तो उनकी मजबूरी हो सकती है, इंडिया फर्स्ट वो नहीं रख सकते, चूंकि इंडिया से मतलब उनको कुछ और समझ में आता है। तो भारत फर्स्ट रख सकते हैं नरेंद्र मोदी, तो भारत फर्स्ट रखें। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करें तो बराबरी के स्तर पे बात करें और ये ध्यान में रखकर बात करें कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं जी। अंबानी या अडानी या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ भारतीयों के हैं। एक संपन्न संप्रभु राष्ट्र जो है उसके प्रधानमंत्री हैं। तो उस हैसियत से नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए दबाव बढ़ता जा रहा है कि उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ वो किनारे रखने पड़ेंगे और भारत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस बात का ध्यान नरेंद्र मोदी को रखना पड़ेगा। अब वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये दबाव नरेंद्र मोदी पर बढ़ गया है। जी बिल्कुल, ये दबाव बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है।
संसद भी, चूंकि बजट सत्र चल रहा है, उसमें भी इस मुद्दे पर जबरदस्त आलोचना हुई और इतनी ज्यादा आलोचना हुई, संसद की कार्यवाही ठप हुई। इन सब के बीच विदेश मंत्री को बयान देना पड़ा राज्यसभा में, लेकिन जो बयान भी उनका आया वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। अमेरिका ने जो बर्ताव किया भारत के नागरिकों से, उस बर्ताव से ज्यादा हैरान करने वाला विदेश मंत्री का बयान था, जो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ यही तरीका है और हम उस तरीके को उसके साथ स्वीकार कर चुके हैं। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस कीमत पर ये इन बात चीजों को स्वीकार किया गया है। तमाम छोटे देश ऐसे हैं जो अमेरिका के पड़ोसी देश भी हैं, जिनके साथ अमेरिका के संबंध भी बहुत खराब रहते हैं, उन देशों ने भी अपने जहाज भेजकर अपने नागरिकों को वापस बुलाया। लेकिन भारत सरकार के सामने ऐसी क्या विवशता है कि वो अपने नागरिकों का सार्वजनिक अपमान स्वीकार कर रही है। बहुत तमाम सवाल उठे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम अगले खेप में जो यहाँ के नागरिक आए, कम से कम उनके साथ वो बर्ताव ना हो। बहुत अमानवीय तरीके से उन तस्वीरों को हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें एक कार्गो प्लेन से, यानी उस जहाज से भेजा गया जो सामान ढोने के काम आता है। यानी यात्री विमान नहीं था, वो एक कार्गो प्लेन था, इंडियन एयरफोर्स का प्लेन था। एयरफोर्स के प्लेन से क्यों भेजा गया, इस मुद्दे पर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रहा है। तो वो अमेरिकन एयरफोर्स का जो कार्गो विमान था उससे लाया गया, यात्री विमान भी नहीं था। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत अपने विमान भेजकर उन नागरिकों को क्यों नहीं बुला सकता है। और वो ऐसे लोग हैं जो यूं ही नहीं चले गए हैं, उन्होंने वहां जाने के लिए 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। ऐसे एजेंट्स तमाम हैं जो उन लोगों को भेजते हैं, डंकी रूट जिसको कहा जाता है। हरियाणा चुनाव से पहले हम लोगों ने देखा था कि डंकी रूट के जरिए गए कई लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। अमेरिका में भी ऐसे कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और ये बताया था कि कितनी परेशानी में, कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं वो लोग, और उनके परिवार वाले यहाँ किस तरह से अपनी संपत्ति बेचकर उनको वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये सवाल भी बहुत बड़ा है कि आखिर इस तरह से गलत तरीके से भेजने के लिए इतने बड़े पैमाने पर एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बिल्कुल समीर जी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इन एजेंसियों पे निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार जो है जी उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ एजेंसियों की बात नहीं है, एजेंसियां गवर्न किससे होती हैं, सरकार से होती है। जब सरकार का रुख इस तरीके का होगा तो एजेंसियां जाहिर सी बात है कि अपने तरीके से कार्य करेंगी या सरकार का जो निर्देश होगा उस पर काम करेंगी। तो एजेंसियों की अगर कोई कमी है तो सवाल वो सरकार पर ही खड़े होंगे जिसका नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है भारत सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर उठते हैं और सरकार को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, तभी एजेंसियां अपना रवैया ठीक करेंगी। जी बिल्कुल, एजेंसियां अपना रवैया ठीक करेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा दबाव है कि वो इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बात करें। अमेरिका ने कई तरह के जो टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है, उससे भी भारत की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इन तमाम मुद्दों पर क्या बात होती है ये मुलाकात के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये मुद्दा सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि ये देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है, देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और देश के नागरिकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। तो इस पर जिस तरह की सलाह उनको विपक्षी नेताओं से मिल रही है उस पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं ये पता लगेगा जब अगली खेप आएगी यहाँ पर, या जो कोई आधिकारिक बयान आएगा। क्या एस जयशंकर फिर से एक बार यही बयान देंगे कि यही तरीका है और इसी तरीके से 18,000 लोग और उसके बाद फिर 7.5 लाख लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनको सबको ऐसे ही भेजा जाएगा, ये पता चलेगा। एक बड़ी खबर पर हम फिर आते हैं जो चुनाव आयोग के संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है चुनाव आयोग को और साफ तौर पर कहा है कि जो ईवीएम मशीनों में, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में जो डेटा होते हैं उनको ना तो डिलीट किया जाए चुनाव के बाद और ना ही उसमें कुछ इंसर्ट किया जाए या जोड़ा जाए। तो उसमें जो मेमोरी होती है उसको संरक्षित रखा जाए ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े उसको चेक किया जाए तो वो डेटा ये ना बहाना बनाया जाए कि उसको डिलीट कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, ये इस पर सुनवाई पिछले साल जब हुई थी, चुनाव आयोग को ईवीएम के मामले में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन एडीआर ने जो संस्था है चुनाव सुधारों से जुड़ी हुई उस पर काम करती है
उसने एक बार फिर इस पर याचिका डाली है। उस याचिका की सुनवाई में चुनाव आयोग को हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। अमलेंदु जी, क्या है ये पूरा मामला और कहा क्या है सुप्रीम कोर्ट ने? अब पूरा मामला ये है समीर जी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीनों पर सुनवाई हो रही थी जी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की, उस बेंच ने आदेश दिया था चुनाव आयोग को कि आपको 45 दिन तक कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है, आपको सिंबल लोडिंग यूनिट मशीन को डिलीट नहीं करना है, उसका डाटा डिलीट नहीं करना है, मेमोरी बर्न जो होती है, चिप होती है, उसका डाटा डिलीट नहीं करना है, वो लैपटॉप जिससे डाला जाता है उसका भी नहीं करना है। सब चीजें आपको 45 दिन तक सुरक्षित रखनी है, कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है जी। अब हुआ समीर जी ये कि हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जब प्रत्याशियों ने रुपया जमा करा दिया, जो हालांकि इसमें एक सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग ने कोई भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मशीनों की जांच के लिए कोई रकम जो थी वो निर्धारित नहीं की थी जी। चुनाव आयोग ने इस आदेश के बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर निकालकर लगभग 47,000 रुपए जो है वो उसकी एक उसकी ईवीएम की जांच की रकम तय कर दी जी। वो एक ईवीएम की जांच की रकम तय करने के बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो बारामती से अजीत पवार के खिलाफ जो एनसीपी के प्रत्याशी थे युगेंद्र पवार, उन्होंने मतलब 21 निर्वाचन क्षेत्रों के 11 उम्मीदवारों ने ये जांच की, उसमें वो भी शामिल थे और लगभग 9 लाख रुपया जो है वो युगेंद्र पवार ने, मतलब 8,96,00,000 रुपया अकेले युगेंद्र पवार ने दाखिल किया और बाकी जो प्रत्याशी थे सबने मिलाकर लगभग 66.64 लाख रुपए जमा किए जी। जब ये रुपए जमा कर दिए गए उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वो मतलब 7 दिन में ही जमा करना था, 7 दिन में जमा कर दिया गया। 7 दिन के बाद ही चुनाव आयोग ने कहा कि हम आपको जांच कराएंगे, लेकिन हमने ईवीएम का डाटा डिलीट कर दिया है और मॉक पोल का डाटा हम आपको चेक कराएंगे। तो मॉक पोल को लेकर तो पहले ही सवाल उठते रहे। हाँ, पहले सवाल उठते रहे और फिर आपने ये डाटा डिलीट क्यों कर दिया? आपके चुनाव ने कहा था कि आपको सब कुछ रखना है 45 दिन तक। 45 दिन तक तो आपको सब रखना है कि कोई अगर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में तो आपको मशीनें ओरिजिनल दिखानी पड़ेंगी, ओरिजिनल डाटा क्या है जी। तो ये अब इस पर संदेह के बादल जो थे गिरे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जो थे पहुंचा। एडीआर जो एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो पहुंची और उसकी तरफ से प्रशांत भूषण जो थे वो वहां पहुंचे। तो इस पर जो चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना, जो पहले उस बेंच को हेड कर रहे थे, अब भी वो इस बेंच को हेड कर रहे हैं और वो सीजीआई भी उनके साथ जस्टिस दीपांकर दत्ता भी हैं। तो सीजीआई ने चुनाव आयोग के वकील जो सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह थे उनसे कहा कि अप्रैल 2024 के फैसले में दिए गए निर्देशों का उद्देश्य ईवीएम में मतदान डेटा को मिटाना या फिर से लोड करना नहीं था। पीठ ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल यह था कि मतदान के बाद ईवीएम मशीन का सत्यापन और जांच ईवीएम निर्माण कंपनी के इंजीनियर द्वारा किया जाए। और फिर जो निर्देश दिया था उसके भाग बी का उल्लेख करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि हमारा इरादा यह था कि मतदान के बाद कोई पूछे तो इंजीनियर आकर प्रमाणित करे कि उसके अनुसार बर्न हुई मेमोरी या माइक्रोचिप्स स्टॉक में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस इतना ही। आप डेटा क्यों मिटाते हैं, ये सवाल उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि आप डेटा क्यों मिटाते हैं, आपने हमारे आदेश का उल्लंघन क्यों किया। और असल में जो अमलेंदु जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल उनका फैसला था, एक तरह से उन्होंने ईवीएम को क्लीन चिट दी थी, तो चुनाव आयोग का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया। उसने कहा ईवीएम सही है तो उसमें हम चाहे जो डेटा है, जो भी उसमें चीजें हैं, चिप है, उसमें उन सारी चीजों को डिलीट कर दें। और सवाल वही उठ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 45 दिन तक रखना है। तो ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जब हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि आप उपलब्ध कराइए मतदान के समय के विजुअल्स, तो यहां पर नियम ही बदल दिया गया। यानी उनको ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट दोबारा इस पर सुने तो एक बार फिर उनको क्लीन चिट दे दे। सुप्रीम कोर्ट आंख मूंदे हुए है, ये मानकर चल रहा था चुनाव आयोग। हाँ बिल्कुल, ये मानकर चल रहा था चुनाव आयोग कि सुप्रीम कोर्ट, एक तो ये कि जो 2019 में याचिका दायर की गई थी जी, उसकी सुनवाई 2024 में हुई। तो इन्हें लगा कि अब 2024 की याचिका की सुनवाई जो 2029 में होगी, तब तक तो 5 चुनाव और करा लिए जाएंगे, अगला लोकसभा चुनाव भी करा लिया जाएगा, फिर मोदी जी को ऐसे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा हेरा फेरी के जरिए। लेकिन ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, चूंकि इन्होंने महाराष्ट्र में गड़बड़ी कर दी और हरियाणा में शायद
करण सिंह दलाल नाम है उनका, जो कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो पहुंचे हैं और यहाँ जो कई लोग पहुंचे हैं। इधर दूसरा एक मसला और गया हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में। वहाँ प्रकाश अंबेडकर ने जिला की वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मांग लिया डाटा कि सब आप जो दीजिए कि शाम को 5:59 के बाद आपने 76 लाख वोट एकदम कैसे बढ़ा दिए। तो ये है, तो इस पर समीजी ये था कि मतलब पीठ ने जो है वो ईवीएम को लेकर कहा कि जो 40,000 की राशि जो की गई है कि ये बहुत अधिक है, और सीजीआई ने कहा कि इस लागत को कम करें, ये बहुत ज़्यादा अधिक है। फिर न्यायालय ने अपने आदेश में चुनाव आयोग को ईवीएम के सत्यापन के लिए अपनाए गए एसओपी को स्पष्ट करने के लिए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया है कि आप दायर कीजिए कि आप क्या समझे हमारे आदेश से। और न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस कथन को भी दर्ज किया कि ईवीएम डेटा में कोई संशोधन या सुधार नहीं किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने वहां बताया, तो यानी अब ये दर्ज हो गया कि कोई उसमें संशोधन सुधार नहीं किया जाएगा, यानी डाटा को डिलीट नहीं किया जाएगा। ये चुनाव आयोग ने लिखकर दिया है और यह हलफनामा मांगा है। फिर पीठ ने कहा कि कि जो वकील हैं उसके चुनाव आयोग के, कि वो एक संक्षिप्त हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करेंगे जिसमें उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की व्याख्या की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि वे डेटा में कोई संशोधन सुधार नहीं करेंगे। यानी आप जो प्रक्रिया अपनाते हैं डाटा डिलीट करने के लिए या क्या होता है, पूरी आप प्रक्रिया जो है उसका एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करेंगे कि हम किस तरीके से डाटा को मिटाते हैं, क्या प्रक्रिया ये, यानी पूरी चीज़ अब आ जाएगी। और फिर पीठ ने हरियाणा के पूर्व मंत्री हैं करण सिंह दलाल और लखन कुमार सिंगला, जो हाल में ये दोनों पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। इन्होंने जो था वो ईवीएम के सत्यापन वाली मांगी याचिका हुई उस पर क्या था, उस पर उन्होंने बात मतलब उसको एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों की इसी तरीके की याचिका पहुंची हुई, यानी सब याचिकाएं एक तरीके की हैं, सारी याचिकाएं एक तरीके की हैं और सबके वो एक साथ सुनवाई करते हुए ये बात कही है। अब अगली तारीख 3 मार्च रखी है सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने। अमरेंद्र जी, एक थोड़ा सा इस पर भी आप रोशनी डालें कि जो याचिका दायर की गई और प्रशांत भूषण ने क्या डिमांड क्या की। उन्होंने जो जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बात कही है, फैसला अभी उस पर नहीं आया है, सुनवाई हो रही, लेकिन जो इस पर निर्देश दिया है चुनाव आयोग को, और सीधे तौर पर कहा है कि ना कोई नया डेटा, उसमें कोई डेटा डिलीट ना करें और कोई डेटा उसमें इंसर्ट भी ना करें। तो क्या कहना था प्रशांत भूषण की को किस बात पर आपत्ति थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जो पिछले साल दिया गया था? किस तरह से उन्होंने कन्विंस किया कि आपके फैसलों का, आपके ही फैसले का जो है वो एक तरीके से उसका उल्लंघन किया जा रहा है? देखिए, प्रशांत भूषण की दलील ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो ये था कि आपको 45 दिनों तक कोई भी डाटा डिलीट नहीं करना है। जी, जब ये आदेश था तो 7 दिन में ही जब लोगों ने पैसा जमा कराया उस जांच के लिए, तो डाटा डिलीट क्यों कर दिया गया और मॉक पोल का डाटा आप कैसे करा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश का कोई मतलब ही नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसको भी आपको सील करना है, आपको लैपटॉप भी सील करना है, आपको वीवीपैट भी सील करना है, सब कुछ सील करना है, और कोई भी डाटा आपको 45 दिन तक नहीं मिटाना है, और 45 दिन के बाद भी आप अदालत की अनुमति लेकर उसको डिलीट करेंगे। कोई मुकदमा तो उस पर मतलब कहीं नहीं है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो आपने वो डाटा डिलीट कैसे कर दिया? तो ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ये उनका तर्क था। फिर जब ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई वो एसओपी दाखिल करें, तो इस पर भी उनकी आपत्ति थी प्रशांत भूषण की, और उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे ताकि पता चल सके कि उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश है या नहीं। असली बात यहाँ पर आ रही है जहां वो सुप्रीम कोर्ट पे लेकर आना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करवाए कि ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई, या हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये मूल मुद्दा है। तो यानी अब ये बहस इसी तरफ जाएगी कि जो पिछली सुनवाई छूट रही थी, जो इंटरिम ऑर्डर आ गया था, उससे अब आगे जाएगी कि इसमें किस तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है या किस तरीके से बिल्कुल हुई है। ये जो कहा जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया था कि इसमें नहीं की जा सकती है, तो ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है या नहीं, उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच विशेषज्ञों से कराई जाए, यह मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और जिस तरह से डेटा डिलीट करने को लेकर नाराजगी जताई सुप्रीम कोर्ट ने और सीधे तौर पर चुनाव आयोग से कहा है कि ना तो अब उसमें कोई डेटा डिलीट किया जाए और ना ही कुछ ऐड किया जाए, जोड़ा जाए, तो अब इस पर चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उसको बताना पड़ेगा कि जो डेटा उसने डिलीट किए वो क्यों किए, और दूसरी तरफ ऐसा करने के लिए उसके ऊपर क्या कोई दबाव है, और जो चीजें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 45 दिनों तक सुरक्षित रखनी है, उनको क्यों उसने सुरक्षित नहीं रखा। तो पूरा मामला अब ईवीएम मशीनों को, जो ईवीएम है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं,
उनको वो फुल प्रूफ है या नहीं, ये मुद्दा अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और वही कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि इसकी जांच कराई जाए विशेषज्ञों के जरिए। हाँ, विशेषज्ञों की जरिए जांच कराई जाए और जो याचिका दायर की गई एडीआर की तरफ से जिसमें प्रशांत भूषण उपस्थित हुए, उस याचिका में जो मुख्य तर्क था वो ये दिया गया कि चुनाव आयोग ने जो 1 जून 2024 और 16 जुलाई 2024 को जो अपना प्रशासनिक और तकनीकी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जो है उसको जारी किया है, तो उसमें ईवीएम की जली हुई मेमोरी या माइक्रो कंट्रोलर और सिंबल लोडिंग यूनिट जो है उसकी जांच और सत्यापन के लिए पर्याप्त दिशा निर्देशों का अभाव है जी। ये कहा गया उसमें, और ये भी कहा गया एडीआर की तरफ से कि वर्तमान में जो निर्धारित जांच और सत्यापन प्रक्रिया है उसमें जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर के मूल डेटा को साफ करना या हटाना शामिल है, जिससे कोई भी वास्तविक जांच और सत्यापन असंभव हो जाएगा। यानी उसने चुनाव आयोग ने ये अपने उसमें एसओपी में ले लिया कि हम ये डाटा डिलीट करेंगे, जबकि चुनाव आयोग को ये निर्देश था कि आपको 45 दिन तक कोई डाटा डिलीट नहीं करना है। फिर ये एडीआर का तर्क है कि जो एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार एसीआई जो है मतलब चुनाव आयोग जो है वो ईवीएम इकाइयों की केवल डायग्नोस्टिक जांच करेगा और ईवीएम के निर्माताओं द्वारा बर्न हुई मेमोरी या चिप या उसमें डेटा की किसी भी जांच और सत्यापन के बिना एक मॉक पोल का संचालन करेगा। इसके अलावा तथाकथित जांच और सत्यापन अभ्यास में बीईएल या ईसीआईएल जो मतलब जो कंपनियां जिन्होंने बनाई इनके इंजीनियरों की भूमिका मॉक पोल के संचालन में मदद करना और मॉक पोल में उत्पन्न वीवीपैट पर्चियों की गिनती करना है। यानी ये उन्होंने अपने एसओपी में शामिल कर लिया है कि हम इसी तरीके से कराएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुले तौर पर उल्लंघन है, उसके अवहेलना है। और एसोसिएशन ने यह भी कहा कि दिशा निर्देशों का अनुपालन न किए जाने से उस ऐतिहासिक निर्णय का सार नष्ट हो जाता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मतदान के दौरान कोई दुर्भावना या गलत काम न किया जाए। यानी समीर जी अब ये समझ में आ रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ियां हुई हैं और राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने एक तरीके से नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब इन आरोपों से ये आरोप भी लग रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके की चीजें हैं कि 240 भी जो आई है वो भी 240 जो है वो चुनाव आयोग की मदद से आई है, वरना 240 भी नहीं आती। और सवाल तो उठ ही रहे थे कि 240 में वास्तव में सीटें जीती हुई है, 180 के आसपास बताया जा रहा था। सवाल तभी से उठ रहे हैं, लगातार ये मामला कोर्ट में भी जा रहा है, चुनाव आयोग के पास भी शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग तो सिरे से खारिज कर देता है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है। जिस तरह से चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है और अगली सुनवाई की गई है, उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बेहद गंभीर है और उसको भी ये लग रहा है कि जो एक ही तरह के आरोप लगातार हर चुनाव में दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव आयोग उनको नकार रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका पूरी क्रोनोलॉजी है, वो एक जैसी दिख रही है कि किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है और उसके बाद परिणाम एक ही तरह के आते हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के वही लग रहा है कि इन आरोपों में कितनी गंभीरता है और ये आरोप कितने जेन्युइन है, इसलिए अब वो भी सख्त दिखाई पड़ रहा है इस मामले में। हाँ बिल्कुल समीर जी, सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई पड़ रहा है और ये मामला आगे बढ़ेगा चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल पूछा चुनाव आयोग के अधिकारी से कि भाई आप डाटा डिलीट क्यों करते हैं जी, आपसे किसने कहा था? हमारा उद्देश्य ये था कि जब उसकी जांच की जाए तो फिर आके इंजीनियर ने बताया कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो आपने हलवा बना दिया एक तरीके से। हमने कहा कुछ और आपने 10 कदम आगे बढ़ गए, आप उससे आगे बढ़ गए। तो यानी जब तक अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, हालांकि वो मार्च में तो रिटायर हो जाएंगे राजीव कुमार, लेकिन जो भी नए आएंगे उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। किया धरा राजीव कुमार का है और जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा कटघरे में उसको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग बुला सकता है। जैसे पिछली सुनवाई हुई थी तो चुनाव आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप ये पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए चुनाव आयोग का कोई तकनीकी अधिकारी भेजिए, और वो बुलाया फिर उन्होंने और चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही सब खड़े होकर बताया और तब जाकर ये देश के सामने राज खुला कि ईवीएम मशीनों के बारे में जो कहा जाता है कि ये फुल प्रूफ है, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, वो सब कुछ हो सकता है। वो चुनाव आयोग के अधिकारी ने ही बताया कि साहब ये जो सिंबल लोडिंग यूनिट होती है इससे हम डाटा अपलोड करते हैं, वो कंप्यूटर से जुड़ा, लैपटॉप से जुड़ा होता है, लैपटॉप डाटा केबल से जुड़ा होता है, वो इंटरनेट से जुड़ा होता है और वो लैपटॉप जो होता है उसको रिटर्निंग अफसर इस्तेमाल करता है, वो चाहे तो उस लैपटॉप में डाटा डिलीट कर सकता है, को चेंज कर सकता है। ये सारी बातें उस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में कही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि आपको सब कुछ 45 दिन तक
आपको सुरक्षित रखना है, कोई डाटा डिलीट नहीं करना है, ताकि अगर कोई आए प्रत्याशी और उसके खर्चे पर हो तो इसको आप ठीक करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो आपने 40-47 हज़ार रुपया जो आपने रखा है, ये इसको भी कम किया है, इसको कम किया जाए, ये उचित नहीं। ये बहुत ज्यादा है, 47,000 रुपए इतना ज्यादा पैसा देकर और एक उसमें बूथ की जांच के लिए। तो ये तमाम सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं चुनाव आयोग पर। हरियाणा, महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद, और अभी दिल्ली में भी एक ही तरह की प्रक्रिया के जरिए इन चुनावों को जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए इस्तेमाल किया गया। चुनाव आयोग पर विपक्ष का ये आरोप है। और अब चुनाव आयोग भी जिस तरह से चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से चुनाव आयोग को नोटिस दे रहा है, सवाल जवाब किया है, उससे यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन आरोपों की गंभीरता को समझा है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन अमलेंदु जी, सरकार तो बनी है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे वो अभी तो दिल्ली में तो चुनाव जीत गई है, लेकिन पार्टी अभी मुख्यमंत्री तय होंगे। शायद कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब विदेश से वापस आएंगे तब यहाँ पर मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन जिन राज्यों में सरकार बनी भी है, आपस में पार्टी के भीतर ही जो सिर्फ उटौवल चल रही है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये सरकारें अब कितनी स्थिर रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी। कल डीबी लाइव में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर पार्टी के भीतर ही गुटबाजी अपने चरम पर है, सतह पर आ गई है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कई नेताओं को नोटिस दिए गए हैं। और ऐसे नेता नहीं बल्कि उसी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है। हरियाणा का ही उदाहरण ले तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनिल विज को ने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए, उनको नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस का जवाब जिस तरह से दिया है अनिल विज ने, हरियाणा के मिनिस्टर हैं, वो भी देखने लायक है कि कितनी गंभीरता से उन्होंने उस नोटिस को लिया है। और हालांकि अब जवाब उन्होंने दे दिया है, लंबा चौड़ा जवाब, अभी कुछ देर पहले की ये खबर है, लेकिन कितनी गंभीरता से ले रहे हैं अनिल विज के इस बयान से समझा जा सकता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस को, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भी यानी जिसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं वही नोटिस दे रहा है। तो अजीबोगरीब खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अनिल विज का बयान बताता है कि वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। और नहीं ले रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है और सरकार कितनी मजबूती से चल रही है। सुनते हैं अनिल विज को। अभी ये पता नहीं लगा है, इस बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन अनिल विज जिस तरीके से बता रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया है, वो देखने में लग रहा है कि कितना उन्होंने उस नोटिस को कितनी गंभीरता से लिया है। यही हाल राजस्थान का भी है, कर्नाटक बीजेपी का भी है, और अब खबर आ रही है कि गुजरात में भी अपने विधायकों को, अपने नेताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं अमलेंदु जी? जिन राज्यों में सरकारें हैं और जहां नहीं भी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है? देखिए समीर जी, बीजेपी के अंदर स्वैग चल रहा है। वो जी क्या चल रहा है कि स्वैग चल रहा है कि फॉक चल रहा है, जो भी चल रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब जगह जगह विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक कब्जा किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, उसके खिलाफ अब आवाजें उठ रही हैं। अनिल विज जो है वो सीधा सीधा जो विद्रोह की आवाज उठा रहे हैं, ये नायब सिंह सैनी के खिलाफ नहीं। नायब सिंह सैनी क्या है? कुछ भी नहीं है, ऊपर के प्यादे हैं। जी हाँ, भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नाम तय कर दिया, नायब सिंह सैनी बनेंगे मुख्यमंत्री, तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। कल कह देंगे ये नहीं रहेंगे, दूसरे बनेंगे, दूसरे बन जाए। तो अनिल विज जो आग दिखा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखा रहे हैं। इसी तरीके से कर्नाटक में विधायक जो है वो साफ कह रहे हैं कि जो विजयेंद्र हैं, जो येदियुरप्पा के बेटे हैं और आगे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हटाया जाए। तो पार्टी ने उल्टा उन विधायकों को ही नोटिस दे दिया। तो यानी मोदी जी के बहुत खास, अमित शाह के बहुत खास जो है विजयेंद्र, उनको हटाने की मांग वहाँ हो रही है। इसी तरीके से राजस्थान में जो मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने तो साफ तौर पे आरोप लगा दिया कि उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं, सरकार फोन टेप करा रही है। तो अब उनको नोटिस इशू कर दिया गया। तो अब वहाँ भी और उनका भी आरोप, हाँ, भजन लाल शर्मा जो करीबी हैं, जो अमित शाह के बहुत ज्यादा करीबी हैं और पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, तो उनके ऊपर आरोप है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में अब उठ रहे जो पंकजा मुंडे हैं, वो कह रही हैं कि अगर एक गोपीनाथ मुंडे जो उनके पिता थे, उनके समर्थक अगर एकजुट होते हैं और साथ आते हैं तो नई पार्टी में आ सकती हैं। तो यानी सीधी सीधी आंख जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाई जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी के वहाँ मोहरे हैं। तो यानी जो जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी ने अपने कहा जाए वो पपेट्स बैठाए हुए, कठपुतलियाँ बैठाई हुई हैं, उनके खिलाफ जो बीजेपी के असली
कार्यकर्ता और नेता हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बचाने की तैयारियां तमाम राज्यों में शुरू हो चुकी हैं। इसको इस तौर पर देखा जाना चाहिए। और जहां पर नहीं है अमलेंदु जी, जैसे उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो वहां जो अमित शाह है और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोग हैं वो वहां उनके बीच में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में लगातार अदावत चल रही है, बगावती तेवर दिखाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार अपनी हैसियत को बताते चलते हैं। खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ के खेमे की ओर से कहा गया कि सीधे तौर पर इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसका मतलब वहां जो चल रही है वहां योगी आदित्यनाथ इनके खेमे के अगर नहीं माने जाते हैं तो वहां केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे नेताओं के जरिए जो उथल पुथल की खबरें आती रहती हैं वहां भी ये सारी चीजें चल रही हैं। पर इन सब के बीच क्या ये लगता है कि ये बिल्कुल ये स्पष्ट है, लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है कि केंद्र में जो कमजोर हुई है ये सरकार, उसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इसके पहले अमलेंदु जी किसी को भी बना दिया जाए, यहां तक कि तब चुनाव नहीं हुए थे जब राजस्थान में सरकार बनी थी, वसुंधरा राजे जैसी नेता ने भी कोई आवाज नहीं उठाई थी, चूचपड़ नहीं की थी। अब क्या माना जाए कि ये केंद्र सरकार की कमजोरी को अब उनके नेता भी मान चुके हैं? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार में उनकी जो कमजोरी है उसको उनके नेता मान चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर चुनाव आयोग का साथ नहीं हो तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के जो सेकंड लाइन लीडरशिप है उसको सबको समझ में आने लगी है कि नरेंद्र मोदी अब चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है। अगर चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की मनमर्जी का नहीं होगा तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। इस तरीके की बातें अब पहुंचने लगी हैं और इधर जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी घिरते जा रहे हैं तमाम मुद्दों पर, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा हो, कल जिस तरीके से संविधान की प्रतियां बदलने का मामला आया कि संविधान ही बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर जिस तरीके से बवाल हुआ, तो ये मुद्दा एक घिरा हुआ है। इधर जो नई रिपोर्ट आई है समीर जी, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसकी एक रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है उसकी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है एक साल में। और भारत में जो भ्रष्टाचार के पायदान पे जो वो 93 नंबर पे था, 3 पायदान सरक कर वो 96 स्थान पर आ गया है नरेंद्र मोदी के पिछले 1 वर्ष के शासन के दौरान। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ये भी काफी कुछ महत्वपूर्ण है। ये सब बता रही हैं कि किस तरीके से भारत में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और भारत जो टक्कर ले रहा है वो पाकिस्तान से जो भ्रष्टाचार के मामले में टक्कर ले रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इस तरह की जो विदेशी संस्थाओं की रिपोर्ट्स आती हैं, नया ट्रेंड हमारे यहाँ चला है कि उन रिपोर्ट्स को तो नकार दिया जाता है कि ये भारत की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। मानेगी भारत सरकार इसको? देखिए, भारत सरकार माने या ना माने, बाकी दुनिया तो मान रही है, तो भारत सरकार के मानने या मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अगर भारत सरकार ये मानती है कि वो 93 नंबर पे थी पिछली बार, तो इस बार 96 नंबर भी मानना पड़ेगा। वरना 93 नंबर पे नहीं माने, अपने को बता दे कौन से नंबर पे है, तो भारत सरकार ही बता दे ना फिर जी। अगर भाई आप 93 और 96 नंबर नहीं मान रहे हैं तो आप कौन से नंबर पे है, पहले पे है कि 100 में पे, आप बता दीजिए फिर। कुछ तो आप स्वीकार करेंगे जी। नहीं तो अपनी रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें बताया जाता है कि हम किस तरह से पूरी दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में मंदी की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन हम बढ़ रहे हैं। और अभी अभी एक बयान आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कि जो मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले 10-11 साल में महंगाई कम है और उससे पहले जो यूपीए सरकार में महंगाई थी वो बहुत ज्यादा थी। इस तरह का उनका बयान आया है। हाँ, और इस पर प्रियंका गांधी ने भी बड़ा कटाक्ष किया है कि पता नहीं गृह मंत्री किस ग्रह पर रहती हैं, वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती हैं, ये बहुत तगड़ा कटाक्ष किया है। तो अब वित्त मंत्री तो चूंकि प्याज खाती नहीं, तो उन्हें मालूम नहीं प्याज का भाव क्या है जी। अब वो आटा भी नहीं खाती होंगी, भाई बड़ी है तो रोटी नहीं खाती होंगी, बादाम खाती होंगी, तो उन्हें आटे का भाव भी नहीं मालूम है कि क्या है। दाल भी नहीं खाती होंगी और न दाल आटे का भाव सब समझ में आ जाता है कि क्या है दाल आटे का भाव जी। तो ये और कल जया बच्चन ने जिस तरीके से समीर जी राज्यसभा में अपनी बात रखी है और जिस क्रोध के साथ रखी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उन महिलाओं की तरफ से बोल रही हूँ जो खुद किचन चलाती हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तो यानी ये महंगाई जो है वो सिर्फ गरीब को नहीं, मिडिल वर्ग को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और गरीबों से ज़्यादा मिडिल वर्ग परेशान है इस महंगाई से जी।
EMI की किस्तें उसी की बढ़ रही हैं। लेकिन दवाओं का खर्च उसका बढ़ रहा है। अगर वित्त मंत्री को नहीं लग रहा है तो वो किन आंकड़ों के जरिए, किस स्टैटिस्टिक्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि महंगाई यूपीए सरकार में ज्यादा थी अब कम हो गई है? क्या लगता है उनके पास कौन सा अर्थशास्त्र है? देखिए उनका पास जो अर्थशास्त्र है वो मोदी नोमिक्स है। वो मोदी जी ने जो अर्थशास्त्र पढ़ाया वो पढ़ती है, और मोदी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं जी। और मोदी जी के विषय में सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को अर्थव्यवस्था की ABCD नहीं आती है। तो हम सुब्रमण्यम स्वामी की बात हम सच माने कि हम सरकार की बात सच माने, इसी में हमारे लिए भी दुविधा हो रही है। तो अब जो भी आंकड़े वित्त मंत्री पेश कर रही है तो उन आंकड़ों के सोर्स क्या है वो बताएं, और आंकड़े अगर वित्त मंत्री के पास है तो वो आंकड़े देश के पास क्यों नहीं है? अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं तो वो आंकड़े जो है जनता के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है कि देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है? ये आंकड़े जनता को भी दे दीजिए। तो आप आंकड़े क्यों नहीं देते हैं भाई? पिछले आपके 4 साल से जो आपका NSO है वो बेरोजगारी के आंकड़े क्यों रिलीज नहीं कर रहा है जी? कितने आपके जो है स्टार्टअप्स हैं उनको आपने मदद दी है, ये आंकड़े क्यों नहीं आ रहे हैं? तो जिन स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं, जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो डाटा सामने क्यों नहीं आ रहा है? आपका जो नेशनल पोर्टल है, जो जॉब पोर्टल है, वो ये क्यों नहीं बताता है कि कितने लोगों को उससे नौकरी मिली है? ये बताना आपने क्यों बंद कर दिया है? तो ये डाटा आना चाहिए, वित्त मंत्री दे इसका जवाब फिर। बिल्कुल इसका जवाब दे, लेकिन जो ताज़ा आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं अमलेंदु जी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में किस तरह से पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ये दावा करती है कि वो अब तक की सबसे ईमानदार सरकार है, और ईमानदारी के दावे हर सरकारें करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को ये लगता है कि उनके दावे को सब सही मान लेते हैं। जिस तरह से वित्त मंत्री दावा कर रही हैं कि महंगाई जो बढ़ी है वो अभी महंगाई की स्थिति जो है उसकी तुलना में यूपीए सरकार में महंगाई कहीं ज्यादा थी। अब ये तो महंगाई को जो झेल रहे हैं, जिन्होंने उस सरकार में भी झेला होगा और इस सरकार में भी झेल रहे हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, यानी हमारे और आप जैसे लोग। लेकिन वित्त मंत्री को ये लगता है कि इस समय कोई महंगाई नहीं है, महंगाई पहले हुआ करती थी। इसीलिए शायद प्रियंका गांधी ने कहा होगा कि वित्त मंत्री किस ग्रह में रहती हैं उनको पता नहीं चलता है, यानी क्या कुछ हो रहा है देश दुनिया में, भारत के अंदर लोग किस तरह से महंगाई से त्रस्त हैं, का तमाम चीज़ों के दाम कहाँ पहुँच चुके हैं, वित्त मंत्री को ये एहसास नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई नजर आ रही है, सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग अब उस सुप्रीम कोर्ट की भ्रिकुटी जिस तरह से उसके तिरछी हुई है, यानी अब कड़ाई से उससे पूछताछ कर रहा है, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि चुनाव आयोग क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वो आंकड़े उपलब्ध नहीं कराएगा? जिन आंकड़ों को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उसको आंकड़े न उपलब्ध कराने पड़े, वो विजुअल्स न दिखाने पड़े, इसके लिए नियमों में ही बदलाव कर दिया। क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट से भी कह देगा कि नहीं, हम इन आंकड़ों को, इन चीज़ों को नहीं करेंगे, हम डिलीट कर देंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना वो ऑलरेडी कर चुका है, और तभी ये याचिका लगी है जो ADR की, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो संस्था है चुनाव के मामलों में काम करती है, चुनाव सुधार को लेकर काम करती है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। तो अमलेंदु जी क्या मान रहे हैं आप? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग ये कह देगा कि जो कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इससे ज्यादा ठीक अब नहीं हो सकता है? नहीं, कहने को तो कह सकता है जी, कहने को तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसमें SOP मतलब संक्षिप्त हलफनामा जो है दाखिल कीजिए कि आपने हमारे आदेश को क्या समझा, जबकि हमारा आदेश एकदम स्पष्ट था। तो यानी समझिए अगली सुनवाई पे सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस भी इशू कर सकता है, और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार या अन्य अधिकारी जो हैं उनके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा भी कायम हो सकता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर अवमानना है। देखिए, आप ये कहकर सुप्रीम कोर्ट से नहीं बच सकते कि साहब आपका आदेश नहीं समझे। आप नहीं समझे तो ये आपकी गलती है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है। आप कह देंगे साहब हमसे तो जो था वो हो गया और हम दफा 302 समझे ही नहीं, होती क्या है। तो आप नहीं समझे तो आप दफा 302 से बरी नहीं हो गए। आप नहीं समझे तो आपका है क्या, कानून है ना, तो उस कानून के तहत आप दोषी हैं, आपने अपराध किया है, तो कानून है,
सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आपने अवहेलना की है, तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम नहीं समझे। आप नहीं समझे तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते जी, आप सुप्रीम कोर्ट से पूछते कि साहब आपके आदेश का क्या मतलब है, क्या हम ये डाटा डिलीट कर सकते हैं। आपने जब अपनी एसओपी तैयार की, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट से उसकी अनुमति ली कि हम इस एसओपी पर हम ये कर रहे हैं, हम ये डाटा डिलीट करेंगे और आपके आदेश का ये मतलब है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ था कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट, वीवीपैट मशीन, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप, वो डाटा केबल, कुछ भी आप जो है वो डिलीट नहीं करेंगे। सबको आपको 45 दिन तक सुरक्षित रखना है, सील रखना है। हाँ। सुरक्षित नहीं, सील करके आपको रखना है। तो आपने इसका मतलब वो सील नहीं किया और आपने वो डाटा डिलीट कर दिया, तो ये आपने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना की है। ये साफ तौर पर अवमानना का मुद्दा बनता है और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर अवमानना का मुकदमा भी चल सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, या एडीआर अगर चला जाता है कि यह अवमानना हुई है, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ नजर आ रहा है चुनाव आयोग, और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त। हालांकि अब वो रिटायर होने वाले हैं और आखिरी चुनाव उन्होंने दिल्ली का कराया, और कहा जा रहा है अमलेंदु जी की आखिरी चुनाव को उन्होंने एक तरह से, विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट करके जा रहे हैं। 27 साल से बेहाल थी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में उसकी सरकार हो, और आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की वजह से उसको उसकी ये बेचैनी दूर हुई और यहां पर उसने सरकार बनाई। इसलिए भी कहा जा रहा है कि वोट परसेंटेज में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के वोट परसेंटेज में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अंतर बहुत कम है, लेकिन सीटों का अंतर इतना पहुंच गया कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से भी ज्यादा पा चुकी है। यह विपक्ष के आरोप है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार एक उनको आखिरी समय में भी गिफ्ट देकर गए हैं, और शायद इन्हीं सारे आरोपों को लेकर ये चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त घिरे हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी क्या उनकी परेशानियां दूर हो पाएंगी? शायद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है, उससे लगता नहीं है। और अब तो जवाब देने के लिए कहा गया है, 3 मार्च को सुनवाई करेगा। तो बुरी तरह से घिरा हुआ है चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में। एक ही पैटर्न पर जिस तरह से चुनाव किए गए, पूरी चुनावी प्रक्रिया अपनाई गई और उसी पैटर्न पर वहां के परिणाम भी रहे, इन सारे मुद्दों पर संज्ञान लिया है। और अब सीधे तौर पर कहा है कि ईवीएम के डेटा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के डेटा को न तो डिलीट किया जाए, न उसमें कुछ इंसर्ट किया जाए। तो बड़ा मुद्दा है, और निश्चित तौर पर विपक्ष ने जिस तरह से इसको सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर अब वो लड़ाई लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुद्दा जिस तरह से है और संज्ञान लिया है, उससे चुनाव आयोग घिरता हुआ नजर आ रहा है।